तो मेरे भाई आज हम सॉलिड स्टेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है क्रिस्टलीय ठोस यानी कि रवादार ठोस। देखिए मेरे भाई सबसे पहला एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्रिस्टलीय ठोस को ही रवादार ठोस कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि क्रिस्टलीय ठोस को क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन में रहेगा रवादार ठोस, तो रवादार ठोस मार देंगे। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, बोला क्रिस्टलीय ठोस क्या है। तो देखिए वैश्विक ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कण एक नियमित क्रम में आपस में जुड़कर एक निश्चित ज्यामितीय संरचना का निर्माण करते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। देखिए नियमित क्रम में आपस में जुड़कर कैसी संरचना का निर्माण करते हैं, तो निश्चित ज्यामितीय संरचना का निर्माण करते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं मेरे भाई। जैसे NaCl, AU, Fe, KCl, Cu, हीरा, बर्फ, आयोडीन धातु। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछ देता है हीरा कैसा ठोस है, तो बेरवादार या फिर रवादार, तो ऑप्शन में रहेगा रवादार, तो हमारा रवादार ऑप्शन रहेगा सही। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दे देता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, नीचे क्वार्ज जो है ना ऑप्शन में क्वेश्चन रहता है कि क्वार्ज कैसा क्रिस्टलीय ठोस है या अक्रिस्टलीय, तो हम क्या मारेंगे, तो मेरे भाई क्वार्ज एक क्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलीय कैसा था, क्रिस्टलीय ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा हमारा भैया कि अक्रिस्टलीय ठोस या बेरवादार ठोस क्या है, तो देखिए भाई अपन बताता है। देखिए ये केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है, तो अक्रिस्टलीय ठोस क्या है या इसे बेरवादार ठोस भी कहते हैं। पहला इसमें ऑब्जेक्टिव ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि अक्रिस्टलीय ठोस को क्या बोलते हैं, तो बेरवादार ठोस बोलते हैं। इसका डेफिनेशन बोलेंगे, वैसे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण अनियमित क्रम में आपस में जुड़कर रहते हैं उन्हें बेरवादार ठोस कहते हैं। देखिए ये जो होता है ना अनियमित क्रम में आपस में जुड़े रहते हैं, और क्रिस्टलीय नियमित क्रम में जुड़कर एक निश्चित संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ये अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है ये अनियमित क्रम में आपस में जुड़कर रहते हैं, उन्हें बेरवादार ठोस कहते हैं। जैसे भैया कांच हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, कागज हो गया, मोम हो गया, क्वार्ट्ज ग्लास हो गया। देखिए ये भी इसमें अपन बताया था, ये जो वाला है और ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछ देता है कांच कैसा ठोस है, तो ऑप्शन में रहेगा अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय, तो हम क्या मारेंगे मेरे भाई, अक्रिस्टलीय मारेंगे। ठीक है, उसके बाद पूछ देता है क्वार्ट्ज ग्लास कैसा ठोस है, तो देखिए क्वार्ट्ज ग्लास साथ में रहेगा, क्वार्ट्ज ग्लास भी रहेगा ना। देखिए क्वार्ट्ज ग्लास रहेगा तो इसको SiO2 बोलते हैं, क्वार्ट्ज ग्लास रहेगा तो वो अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा, और केवल क्वार्ट्ज रहेगा तो उसे क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर पॉइंट में देखिए एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है क्लियर, अक्रिस्टलीय ठोस को अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। और देखिए ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस और क्वेश्चन है ये, कि कांच को एक अतिशीतित द्रव माना जाता है क्यों। भैया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखिए कितने सरल भाषा में मैंने लिखा है। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है जिसमें ठोस होने के बावजूद भी द्रव की तरह बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, बहने यानी फ्लो होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ऐसा देखा गया है कि इमारतों में लगे कांच समय के साथ ऊपर से पतले तथा नीचे से मोटा हो जाते हैं, ये मोटा हो जाते हैं, इसलिए कांच को एक अतिशीतित द्रव कहा जाता है। देखिए कितना सरल भाषा में मैंने लिखा है, देखिए फिर से पढ़ देते हैं। कांच एक ऐसा क्रिस्टलीय ठोस है ना, कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, ये हम जानते हैं भैया। यहाँ पर आप देखिए, आप एग्जांपल में देख सकते हैं अक्रिस्टलीय ठोस के। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है जिसमें ठोस होने के बावजूद भी द्रवों की भांति बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ऐसा देखा गया है कि इमारतों में लगे कांच समय के साथ ऊपर से पतले तथा नीचे से मोटा हो जाते हैं, इसलिए कांच को एक अतिशीतित द्रव माना जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारा 4 नंबर, अक्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय ठोस में अंतर। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही हम इसमें पढ़ने वाले हैं बहुत कम समय में। देखिए क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है, तो यहाँ पर क्रिस्टलीय और यहाँ पर अक्रिस्टलीय। देखिए इसमें अवयवी कण एक नियमित क्रम में आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये तो परिभाषा हो गया क्रिस्टलीय ठोस का। नियमित क्रम में आप अवयवी कण जो होता है नियमित क्रम में आपस में जुड़े रहते हैं, और इसका अवयवी कण अनियमित क्रम में आपस में जुड़े रहते हैं। इसका गलनांक निश्चित होता है, ठीक है, निश्चित होता है, कैसा होता है, निश्चित, और इसका गलनांक निश्चित होता है। ये विषमदैशिक होते हैं, विषमदैशिक को असमदैशिक भी बोलते हैं, और ये समदैशिक होते हैं। देखिए भैया इसमें एक कन्फ्यूजन, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है सबको। देखिए ये क्रिस्टलीय है तो ये विषमदैशिक है, असमदैशिक है, और ये अक्रिस्टलीय है तो ये समदैशिक है। देखिए ये मतलब अक्रिस्टलीय है तो यहाँ पर असमदैशिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा उल्टा होता है। ये अक्रिस्टलीय ठोस है तो ये समदैशिक होता है। ठीक है, और ये
क्रिस्टलीय ठोस है तो ये क्या है, कैसा होता है, विषमदैशिक होता है, असमदैशिक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्रिस्टलीय ठोस कैसा ठोस होता है, तो असमदैशिक यानी विषमदैशिक, और अक्रिस्टलीय ठोस कैसा ठोस होता है, तो समदैशिक यानी आइसोट्रॉपिक होता है। ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया, 4 नंबर क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे भाई, तो वो है सहसंयोजी ठोस। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप याद कर लेते हैं, आसान भाषा में लिखा है, बहुत अच्छा रहेगा। वैसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण परमाणु होते हैं, ठीक है, जिनके अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, तथा ये सभी सहसंयोजी बंध द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, उन्हें सहसंयोजी ठोस कहते हैं। जैसे हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ज। ऑप्शन में क्वेश्चन दे सकता है कि क्वार्ज कैसा ठोस है। ऑप्शन रहेगा सहसंयोजी ठोस, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, आयनिक ठोस। तो आप क्या मारेगा, तो भैया सहसंयोजी ठोस होता है। ग्रेफाइट पूछ सकता है, वो भी सहसंयोजी ठोस होता है। हीरा पूछ सकता है, वो भी सहसंयोजी ठोस होता है। नेक्स्ट आता है भैया, और ये ये देखिए कोरो क्या लिखा है, कोरेरेंडम, ये गलत लिखा है अपन, हाँ कोरेरेंडम। देखिए यहाँ पर SiC2 जो है, इसको सिलिकॉन कार्बाइड बोलते हैं, ये भी सहसंयोजी ठोस होता है। नेक्स्ट आता है आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोस का परिभाषा अपन शॉर्टकट में लिखा है, ऐसे होगा, हम बोल देते हैं भैया, वैसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण आयन द्वारा जुड़े रहते हैं। आयन यानी धनायन तथा ऋणायन हो जाता है। आयन द्वारा जुड़े रहते हैं ना, हाँ आयन गलत हो गया भाई, देखिए गलत नहीं हुआ, देखिए हम बताते फिर से। वैसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण आयन से होते हैं, ठीक है, तथा ये सभी आपस में आयन द्वारा जुड़े रहते हैं, उसे आयनिक ठोस कहते हैं। जैसे NaCl, KCl, AgI, ZnS और CHCl और CSI, ठीक है। उसके बाद आता है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका यानी FCC। देखिए ये ट्रिक आप बहुत मतलब कन्फ्यूजन होता है, फलक केंद्रित कौन होगा, फलक केंद्रित फ से फलक और फ से एफ, एफ से फलक और एफ से फलक, इसलिए, और एफ से फलक, एफ से FCC और एफ से फूल होता है। फूल कहने का तात्पर्य क्या है, आइए हम बताते हैं। इस प्रकार के यूनिट सेल में अवयवी कॉर्नर के अतिरिक्त यूनिट सेल के सभी फलक यानी सभी फेस पर उपस्थित रहते हैं। ये जो होता है, मतलब ये जो होता है अवयवी कण, देखिए ये जो अवयवी कण है, देखिए ये कोना पर तो रहेंगे ही, कोना पर तो रहेंगे ही, 4 4 8 को कोना पर रहेंगे। और साथ में ये बोला है, ये यूनिट सेल अवयवी कॉर्नर के अतिरिक्त, ये कॉर्नर हो गया, इसके अतिरिक्त यूनिट सेल के सभी फलक पर उपस्थित होते हैं। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी फलक किसे बोलते हैं, तो देखिए ये हमारा फलक हो गया, ऐसे संरचना को फलक बोलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ऐसे ये हो गया, एक यहाँ पर रहेगा, फिर यहाँ से देखिए, फिर बताते हैं अपन, यहाँ से यहाँ तक इधर का वाला ये हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक ये हो गया। तो मेरे भाई ऐसे होता है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये वाला, ये पीछे वाला हो जाएगा, उधर उस साइड की तरफ। तो यहाँ पर 8 अवयवी कण कॉर्नर पे और 6 अवयवी कण फेस पर होते हैं। फुल कहने का तात्पर्य अब देखिए बता देते हैं। फुल यानी पूरा, यानी इसमें पूरा भरा रहेगा। देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और इसमें 2 है अंदर पूरा। नेक्स्ट आता है अंतः केंद्रक एकक कोष्टिका। अंतः यानी पिंड, यानी बीच में, ठीक है। BCC यानी B से बीच में और B से BCC में, बीच में बोल कहने का तात्पर्य क्या है कि ये बीच में रहेगा। देखिए यहाँ पर बीच में है ना, देखिए इस पर लिखा है। इस प्रकार के यूनिट सेल में अवयवी कॉर्नर के अतिरिक्त यानी इस कोने के अतिरिक्त यूनिट सेल के अंतः भाग यानी अंतः भाग अंदर वाले भाग में उपस्थित रहते हैं। इसमें 8 अवयवी कॉर्नर पर यानी कोने पर और 1 अवयवी अंतः केंद्र पर होता है, ठीक है। तो अपन क्या बोला कि BCC यानी बीच में, तो बीच में कहने का तात्पर्य यही हुआ कि ये बीच में होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अंत्य केंद्रिक एककी कोष्टिका, जिसको ECC बोलते हैं। तो मेरे भाई इस प्रकार की यूनिट सेल में अवयवी कॉर्नर के अतिरिक्त यूनिट सेल के अल्टरनेट फेस पर, अल्टरनेट यानी ऊपर वाला नीचे वाला में उपस्थित रहते हैं। 8 अवयवी कॉर्नर पर और 2 अवयवी अल्टरनेट पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है भैया, देखिए ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, पर बताता है। देखिए पूछ देगा SCC में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो देखिए ये परमाणु है, SCC में परमाणुओं की संख्या 1 होती है, BCC में परमाणुओं की संख्या 2 होती है और FCC में परमाणुओं की संख्या 4 होती है, ठीक है।
ट्रिक बता दे। देखिए मेरे भाई, एससीसी में परमाणुओं की संख्या, एससीसी में परमाणुओं की संख्या 1 होती है, एससीसी में परमाणुओं की संख्या 1 होती है, यानी कि एस से क्या होता है सिंपल, और सिंपल कौन होता है 1 होता है। कैसे मतलब बताते हैं, देखिए सिंपल यानी एकदम सिंपल, कैसे सिंपल, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, सिंपल यानी एससीसी में एस से सिंपल यानी एकदम सिंपल, एकदम सिंपल यानी 1, परमाणु संख्या क्या हो गया 1 हो गया। बीसीसी में आप देख सकते हैं, बीसीसी में ये बी होता है, ये कितने नंबर पे आता है 2 नंबर पे आता है ना, ए बी 2 नंबर पे, तो 2 हो जाएगा। और एफसीसी में एफ जो होता है कितने नंबर पे आता है 4 नंबर पे, ए बी सी ना, एफसीसी में 4 नंबर पे नहीं आता है, एफसीसी में एफ से मतलब कि क्या होता है 4 होता है, एफ ओ यू आर, एफ से 4 होता है, तो एफ से 4 मीन्स 4 होता है, परमाणु संख्या 4 होता है, ठीक है। उसके बाद ए तथा आर के मध्य संबंध, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ज़्यादा नहीं पूछता है, फिर भी देख लीजिए। एससीसी में ए बराबर होता है 2r और बीसीसी में √3 ए बराबर के 4r होता है, जहाँ से r निकालेंगे तो √3 a/4 हो जाएगा, और एफसीसी में ए बराबर के 2√2r होता है। उसके बाद CN यानी CN कहने का तात्पर्य है उपसहसंयोजक संयोजक संख्या, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा एससीसी में उपसहसंयोजक संख्या कितना होता है। तो देखिए इसका ट्रिक बताते हैं, एससीसी में उपसहसंयोजक पूछेगा तो एस से क्या होता है 6, तो 6 हो जाएगा। और बीसीसी में उपसंयोजक संख्या क्या होगा, तो देखिए बी 2 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे, और सी 3 नंबर पे, और सी 3 नंबर पे, तो 3 3 6 और 2 पूरा को जोड़ देंगे, 3 3 6 2 8 हो जाएगा। पूछ देगा कि बीसीसी में उपसंयोजक संख्या कितना होता है बीसीसी का, तो वो होता है 8। उसके बाद एफसीसी में कितना होता है, तो होता है भैया 12, ठीक है। इसको भी एफ 6 नंबर पे आता है, और ये 3 3 6 6 6 12 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, यानी एफसीसी का उपसंयोजक संख्या कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद संकुलन क्षमता, ये भी इंपॉर्टेंट है, संकुलन क्षमता यानी पैकिंग एफिशिएंसी। तो देखिए एससीसी में पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है 52.4%, बीसीसी में 68%, और एफसीसी में 74%, और ये 74% जो होता है एससीपी में भी होता है, और सीसीपी में भी होता है, सीसीपी में भी होता है, कितना 74%। एफसीसी में जितना होता है उतना ही इसमें होता है। क्रिस्टल तंत्र की संख्या भैया कितना होता है 7, ये इंपॉर्टेंट, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण ब्रेवजालकों की संख्या कितना है तो 14। देखिए पूछेगा कुल ब्रेवजालकों की संख्या तो 14, और मूल पूछेगा मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या तो 7, और कुल पूछेगा तो 14। घनीय क्रिस्टल में तंत्र में ब्रेवजालकों की संख्या कितना होता है 3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद ब्रेबस जालक क्या है, अग्यूस ब्रेबस ने अध्ययन से यह ज्ञात किया कि 7 प्रकार के क्रिस्टल जालक में 14 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, इन्हीं संभावित संरचनाओं को ब्रेबस जालक कहते हैं। अग्यूस ब्रेबस ने यह अध्ययन से यह ज्ञात किया कि इस 7 प्रकार के क्रिस्टल जालक में 14 प्रकार के ब्रेबस जालकों की संरचना पाई जाती है, उसे ही ब्रेबस जालक कहते हैं। 14 प्रकार की संरचना पाई जाती है उसी ही ब्रेबस जालक कहते हैं। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, चतुष्फलकीय रिक्ति में 4 गोलों द्वारा घिरी रहती है, चतुष्फलकीय 4 गोलों द्वारा घिरी रहती है, और अष्टफलकीय भैया 6 गोलों द्वारा घिरती है। इसमें कन्फ्यूजन होता है, अष्टफलकीय अधिकतर देखेगा लोग अष्ट तो 8 मार देता है भाई बहुत, तो ये गलत हो जाएगा। अष्टफलकीय का पूछेगा तो 2 होगा, मतलब 2 बोल रहे हैं, 2 कम हो जाएगा। अष्टफलकीय पूछेगा तो 6 होगा, ठीक है। 6 गोलों से वो घिरी रहती है। किसी एकक कोष्ठिका में यदि n परमाणु है तो चतुष्फलकीय रिक्ति 2n हो जाती है तथा अष्टफलकीय रिक्ति n हो जाती है। देखिए कैसे, इसका एग्जाम्पल पर आपको समझ आ जाएगा। एफसीसी में चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय रिक्ति ज्ञात करें, और चूंकि हम भाई जानते हैं एफसीसी में प्रभावी कणों की संख्या यानी परमाणुओं की संख्या कितनी होती है 4 होती है, अपन ने पीछे बताया। देखिए आपको दिखा देते हैं, ये जो एफसीसी है इसमें परमाणु की संख्या 4 है, वहीं यहाँ पर अपन लिखा है कि एफसीसी में चतुष्फलकीय अष्टफलकीय रिक्ति ज्ञात करने के लिए एफसीसी में प्रभावी कणों की संख्या 4 होती है, ठीक है। यहाँ पर इस कथन के अनुसार, इस ट्रिक के अनुसार क्या बोल रहा है कि किसी परमाणु की यदि किसी एकक कोष्ठिका में यदि n परमाणु है तो चतुष्फलकीय रिक्ति कितना होगा 2n, चतुष्फलकीय रिक्ति। तो हम सबसे पहले निकालते हैं, मान लीजिए चतुष्फलकीय रिक्ति तो 2n, तो 2 और गुणे n का मान क्या रख देंगे भैया 4, ठीक है। यहाँ पर अपन गलत कर दिया है, देखिए चतुष्फलकीय रिक्ति 2n होगा तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला 8 हो जाएगा। और अष्टफलकीय रिक्ति क्या बोला है n होगा, तो यहाँ पर केवल ये 2 नहीं रहेगा, केवल n यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 4 हो जाएगा।
ये 8 है, चतुष्फलक ये रखती 2n होता है, इसलिए 2n यानी 2 गुना 4 क्या हो जाएगा 8। ठीक है, उसके बाद समन्वय संख्या। ठीक है मेरे भाई, समन्वय संख्या देखिए, तो क्रिस्टल जालक में किसी विशेष अवयव कणों की सबसे समीपतम पड़ोसी कणों की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। जो उतना इंपॉर्टेंट है फिर भी बता दिया। इसमें देखिए आप देख सकते हैं, पूछ देगा लीनियर का समन्वय संख्या कितना है, रेखी का ट्रायंगुलर का समन्वय संख्या कितना होता है, तो आप देख सकते हैं उसके आगे आप वीडियो को पीछे करके वो देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट कौन है ये बताते हैं। एससीसी में पूछ देगा समन्वय संख्या 6 होता है, तो इसका ट्रिक अपन बताया। बीसीसी में 8 होता है, एचसीपी और सीसीपी और एफसीसी में कितना होता है 12 होता है। उसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट है, एनएसएल की संरचना पूछ देगा एफसीसी हो जाएगा, और इसकी समन्वय संख्या कितना होगा तो 6:6 होता है। सीएचसीएल की समन्वय संख्या 8:8 होता है, और बाकी सब का एफसीसी होता है संरचना और समन्वय संख्या। देखिए जेडएनएस की समन्वय संख्या 4:4 होता है, संरचना एफसीसी होता है। Na2O की संरचना ये इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है Na2O की संरचना में, Na2O में सोडियम का संरचना कैसे होता है तो एफसीसी नहीं, हाँ पूछ देगा इसे, आप पूछ देगा Na2O में सोडियम की समन्वय संख्या कितना होता है तो 4 होगा। ठीक है, 4, 8 नहीं 4 होगा इसका। ठीक है, उसके बाद CF2 की संरचना पूछ देगा तो एफसीसी हो जाएगा, समन्वय संख्या 8:4 हो जाएगा। उसके बाद दोष क्या है, बिंदु दोष क्या है जिसको बिंदु दोष बोलते हैं। तो देखिए दोष उसे बोलते हैं, देखिए परिभाषा बोल देते हैं, क्रिस्टल जालक में से जब कोई अवयवी कण अपने नियमित क्रम से विचलित हो जाता है तो उसे अक्रिस्टलीय ठोस तो उसे क्या बोलते हैं, बिंदु दोष बोलते हैं, अक्रिस्टलीय नहीं। यह देखिए क्या होता है, यह 3 प्रकार का होता है, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो ये देखिए इसका हम समझा देते हैं कैसे होगा, आप देखिए बताते हैं। देखिए ये बोला है, मान लीजिए ये जो है ये देखिए ये एक नियमित क्रम में आपस में जुड़ा हुआ है, इसमें से ये गायब हो जाएगा। देखिए मान लीजिए ये वाला गायब हो गया तो ऐसे हो जाएगा, यानी विचलित हो जाता है। ये नियमित क्रम रहे, ये विचलित होकर अनियमित क्रम हो जा रहा है, इसी को हम बोलते हैं बिंदु दोष। ये परिभाषा से आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आता है शॉर्टकी दोष, बहुत 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 इंपॉर्टेंट मेरे भाई, शॉर्टकी दोष। इस प्रकार के स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में क्रिस्टल जालक में से समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन निकलते हैं, यानी अनुपस्थित रहते हैं। देखिए भाई बताते हैं, परिभाषा आप दोबारा पढ़ लीजिए। देखिए ये बोल रहा है समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन निकलते हैं क्रिस्टल जालक में से। ठीक है, समान यानी समान धनायन, कोई धनायन 2 को निकली तो और ऋणायन 2 को निकली। ये कोई कि तू जाता रहो तो हम न जाए, ठीक बा, तो वो कही तू 4 गो जेब तो हम 4 गो जाए, कोई 5 गो जेब तो हम 5 गो जाए, 2 गो जेब तो हम 2 गो जाए। ये करके शॉर्टकी दोष कहल जाला। जितना सामान्य संख्या देखिए, जितना धनायन जाई उतने ऋणायन जाई, ठीक बा, ओकरे कहल जाला शॉर्टकी दोष। समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन अनुपस्थित रहते हैं, जैसे NaCl, KCl, Br, KBr, Br नहीं होगा KBr होगा, AgBr भी होगा। देखिए यहाँ पर इसका एग्जाम्पल पर बताते हैं, ये देखिए एक नियमित क्रम में जोड़े ए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पर एक प्लस गायब होगा और एक माइनस गायब होगा। यहाँ पर देखिए प्लस, ये अपन गलती से दे दिया था तो मिटाए हैं, प्लस गायब, एगो ई गायब, पॉजिटिव वाला गायब एगो, उसके बाद यहाँ पर माइनस गायब, यानी एगो ई गायब, माने एगो ई गायब यानी माइनस वाला गायब। एगो ऊ गायब हुई तो एगो यो गायब हुई, 2 गो ऊ गायब हुई धनायन तो 2 गो ऋणायन भी गायब हुई। आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट आप देख सकते हैं, लिखा है यदि यह दोष किसी नॉन आयनिक ठोस में उपस्थित हो तो उसे रिक्तिका दोष कहते हैं। पूछ सकता है रिक्तिका दोष, शॉर्टकी दोष को क्या बोलते हैं तो रिक्तिका दोष बोलते हैं। फ्रेंकल दोष भैया उसका बड़का भाई है और दुश्मन बोल सकते हैं। फ्रेंकल दोष दुश्मन नहीं है, समझिए आप, जैसे याद कर सकते हैं वैसे याद कीजिए मेरे भाई। फ्रेंकल दोष कहते हैं इस प्रकार के स्टोइकोमेट्रिक दोष में धनायन अपने नियमित क्रम को छोड़कर क्रिस्टल जालक के अंतरकाशीय स्थल में प्रवेश कर जाता है। यह अंतरकाशीय स्थल अपन बताता है क्या होता है, देखिए प्रवेश कर जाता है। यह दोष उस प्रकार के आयनिक ठोस क्रिस्टल में पाया जाता है जिसमें धनायन का आकार ऋणायन की तुलना में छोटा होता है। एग्जाम्पल में ZnS, ZnO, AgBr, Agi। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये प्लस माइनस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस, यहाँ पर A प्लस होना चाहिए था, तो यहाँ पर से निकल कर इसी के अंदर जाकर बैठ जाता है, बाहर नहीं निकलता है। शॉर्टकी दोष की तरह, शॉर्टकी दोष में तो बाहर निकल जाता है, लेकिन गायब हो जाता है, लेकिन इसमें बाहर नहीं निकलता है, इसी में अंदर जाकर बैठ जाता है। ठीक है, कोई यहाँ पर बैठ जाएगा तो कोई यहाँ पर बैठ जाएगा, तो ये A प्लस निकल कर यहाँ पर बैठ गया, इसको ही अंतरकाशीय स्थल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, तो इसे बोलते हैं। यह दोष उस प्रकार के आयनिक क्रिस्टल में पाया जाता है जिसमें धनायन का आकार जो है ना, धनायन का आकार ऋणायन की तुलना में बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत छोटा होता है। यदि यह दोष नॉन आयनिक ठोस में पाया जाता है तो उसे अंतरकाशीय स्थल कहते हैं।
ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आता है शॉर्टकी दोष तथा फ्रैंकल दोष में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अंतर। तो आप देखिए, हम एकदम वीडियो को आराम से रोक कर देखिए, आप देख सकते हैं, लिखिए, हम पढ़ रहे हैं, मिलाइए। शॉर्टकी दोष में लिखा हुआ है, शॉर्टकी दोष के कारण ठोस के घनत्व में कमी आ जाती है। देखिए, शॉर्टकी दोष में जितना धनायन निकलता है उतना ऋणायन निकल जाता है, तो वो निकलेगा तो उसके घनत्व में कमी ना होगा, कमी ना होगा मेरे भाई, कमी हो जाएगा। अब फ्रैंकल दोष में कौन बाहर नहीं जाता है, बस यहाँ से उठेगा और यहीं पर आ जाएगा, तो एक घनत्व में कोनो कमी थोड़ा होगा, नहीं होगा। और देखिए, अब फ्रैंकल शॉर्टकी दोष में क्या होगा कि इसमें से प्लस निकल कर बाहर गायब चला जाता है, माइनस निकल कर गायब हो जाता है, ये छोटा हो जाएगा, घनत्व में कमी हो जाएगा। और ये तो भला निकल कर इसी में रह जाता है, तो इसका घनत्व में कोई कमी थोड़ा होगा, नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है, शॉर्टकी दोष में धनायन तथा ऋणायन का आकार लगभग समान होता है। अब निकल भी नहीं करेगा तो उसमें क्या चेंज होगा, कोनो चेंज नहीं होगा, जितना इसका आकार जो होगा लगभग समान होता है। अब फ्रैंकल दोष में धनायन का आकार मेरे भाई ऋणायन की तुलना में बहुत छोटा होता है। आप यहाँ पर मैंने लिखा था, आप देख सकते हो, यह दोष उस प्रकार के आयनिक क्रिस्टल में पाया जाता है जिसमें धनायन का आकार ऋणायन की तुलना में बहुत छोटा होता है, तो ये फ्रैंकल दोष में होता है। उसके बाद इसका समन्वय संख्या उच्च होता है और इसका समन्वय संख्या निम्न होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सरल भाषा में मैंने लिखा है, इसे आप जल्दी से याद कर लीजिए। अब आगे आता है मेरे भाई कि उसी का है, अभी ये शॉर्टकी दोष वाला है। इस दोष के कारण क्रिस्टल के स्थायित्व बढ़ जाता है और इस दोष के कारण क्रिस्टल का स्थायित्व कम हो जाता है। एग्जाम्पल में आप NaCl लिख सकते हैं और यहाँ पर AgBr लिख सकते हैं, AgBr, और इसमें भी AgBr। अब आप बोलेंगे कि ये दोनों एक ही ऑप्शन दोनों में कैसे, एक ही एग्जाम्पल दोनों में कैसे हो सकता है? हाँ मेरे भाई, हो सकता है। ये ऑब्जेक्टिव पूछता है कि कौन सा ऐसा यौगिक है जो शॉर्टकी दोष तथा फ्रैंकल दोष दोनों में पाया जाता है। भैया AgBr ही एक ऐसा यौगिक है जिसमें शॉर्टकी दोष भी पाया जाता है और फ्रैंकल दोष भी पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें शॉर्टकी दोष भी पाया जाता है और फ्रैंकल दोष भी पाया जाता है। उसके बाद धातु आधिक्य दोष अपन बता देता है। रुकिए, धातु आधिक्य दोष क्या होता है अपन बताता है, वो इस कॉपी में अपन नहीं लिखा है, इसमें लिखा है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी बता देते हैं। इस प्रकार के देखिए, नामे से स्पष्ट है, अधिक यानी अधिक, धातु अधिक, यानी इस प्रकार का नॉन स्टोइकोमेट्रिक, ये स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट नहीं है, ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है। आप देख सकते हैं, इसका परिभाषा यहाँ पर लिखा है, मैंने याद नहीं किया उसको, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक होता है। इस प्रकार के नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में धातु की संख्या यानी धनायन की संख्या और धातु यानी ऋणायन की संख्या से अधिक हो जाती है, इसीलिए इसे धातु अधिक दोष बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, हो गया। वो कई प्रकार का होता है, उतना जानने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है F केंद्र। देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, F केंद्र। तो इसका परिभाषा क्या होगा? क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए अंतरकाशीय स्थल में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं मेरे भाई, कच्ची प्रवेश कर जाते हैं, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं। काहे? तो विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए। कामना के तो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए अंतरकाशीय स्थल में, कहाँ अंतरकाशीय स्थल में कौन चीज आ जाला? तो इलेक्ट्रॉन आ जाला, प्रवेश कर जाला। इसकी उपस्थिति के कारण क्रिस्टल में विद्युत चालकता तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। एकरा उपस्थिति के कारण क्रिस्टल में विद्युत चालकता अथवा चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाला, साथ ही क्रिस्टल रंगीन हो जाता है, इसलिए इसे F केंद्र कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रंग केंद्र बोलते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब धातु निम्नता दोष भैया कॉपी में दिखा देते हैं। इसे मैंने अभी याद, धातु नामे से स्पष्ट है इसलिए उसे याद करने की जरूरत नहीं है और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। धातु निम्नता दोष, देखिए धातु निम्नता दोष वैसे आयनिक क्रिस्टल में पाया जाता है जिसमें धातु आयन के पास यह क्षमता होती है कि वो अपना ऑक्सीकरण अवस्था के परिवर्तित कर उसे, जिससे कि क्रिस्टल उदासीनता बनी रहे। भाई ये मेरे को याद नहीं और ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, हटाइए इसे। देखिए मेरे भाई, आता है उसके बाद विद्युतीय गुण क्या है। ये कुछ इसमें इसके अंतर्गत कुचालक, सुचालक, अर्धचालक, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक आता है। उससे पहले अपन ये जान लेता है, एक घन एक कोष्ठिका में परमाणु संख्या ज्ञात करी। इस संरचना में प्रत्येक कोने पर एक परमाणु तथा केंद्र पर एक परमाणु उपस्थित हो। देखिए प्रत्येक कोने पर एक परमाणु यानी अवयव कण प्रत्येक कोने पर है, उपस्थित है। ठीक है, हो गया, हम बना दिए। उसके बाद बोला केंद्र पर, तो केंद्र यानी ये वाला एक हो जाएगा। तो ये हम क्या बताए थे भैया? बीच में है, बीच में बी से बीच यानी बी से BCC हो गया। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कोने पर परमाणु, कोने पर परमाणु कितने हैं? 8।
गुने 8 कर देंगे। ये जो देखिए 8 कोने पर परमाणु है और केवल इसका निकालेंगे तो ये 1/8 भागवा होता है, 1/8वां भाग होता है। तो ये 8 गुने 1/8 बराबर के कट के 1 हो जाएगा। और केंद्र वाला कोण कितना है, तो केंद्र वाला एगो कोण है, यहाँ पर एगो है। अब कुल परमाणु कितना हो जाएगा, तो एगो व एगो कितना हो जाएगा, 2 गुना होगा, तो 2 जो है यही है बस। अब दोस्त धातु क्या बोलते हैं विद्युतीय गुण बता देते हैं। यहाँ पर विद्युतीय गुण है, तो विद्युतीय गुण के आधार पर पदार्थों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया। पहला सुचालक, तो वही पदार्थ जिनकी चालकता 10 के पावर 4 साइमन इनवर्स से 10 के पावर 7 साइमन इनवर्स तक होता है, उन्हें सुचालक होते हैं। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक चालक। तो धात्विक चालक वही होता है जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है। उसके बाद जैसे सभी धातु, मिश्र धातु, ग्रेफाइट एक्सेट्रा। उसके बाद आयनिक सुचालक, तो इनमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है, यानी ऋणायन तथा धनायन के प्रवाह के कारण होता है। जैसे NaCl, KCl, BeR, KBr मतलब CaCl, Zn एक्सेट्रा। तो ताप में वृद्धि करने पर धात्विक चालक जो होता है, धात्विक सुचालक की चालकता में कमी हो जाती है, जबकि आयनिक सुचालक की चालकता में वृद्धि हो जाती है। आयनिक फटाफट याद रखिए ना, आयनिक फटाफट कहने का तात्पर्य है आयनिक में सब कुछ तेजीय होला, ज्यादा होला, आयनिक में वृद्धि हो जाता है। आयनिक चालकता की वृद्धि हो जाती है, आयनिक सुचालक की चालकता में वृद्धि हो जाती है, धात्विक चालक में कमी हो जाती है। कुचालक आता है वैसे पदार्थ जिनकी चालकता 10 के पावर माइनस के 20 साइमन इनवर्स से लेकर 10 के पावर -10 साइमन इनवर्स तक होते हैं, उन्हें कुचालक होते हैं। आप जैसे एग्जांपल में आप कांच, रबर, प्लास्टिक, मोम ये सब ले सकते हैं, यहाँ पर अपन लिखा है। उसके बाद अर्धचालक, वैसे पदार्थ जिनकी चालकता 10 के पावर -6 साइमन इनवर्स से लेकर 10 के पावर 4 साइमन इनवर्स तक होता है, उन्हें अर्धचालक होते हैं। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी शुद्ध अर्धचालक, तो ये शुद्ध अर्धचालक को होते हैं, शुद्ध अर्धचालकों को ही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसमें क्या मिलाते हैं, ट्राइवेलेंट इम्पीडेंस को मिला जाता है, यानी क्या बोलते हैं हिंदी में, ट्राइवेलेंट इम्पीडेंस माने 3 आबंद अशुद्धियाँ मिलाई जाती है, जैसे सिलिकॉन, जर्मनियम एक्सेट्रा। एक्सट्रिंसिक यानी अशुद्ध अर्धचालक, जब शुद्ध अर्धचालकों की चालकता बढ़ाने के लिए किसी बाहरी ग्रुप के तत्वों को डोपिंग किया जाता है। डोपिंग का अर्थ है कि शुद्ध अर्धचालक में अशुद्ध चीज़ मिलाया जाता है, माने मिलाने की प्रक्रिया को ही डोपिंग कहते हैं। इसे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, पी टाइप तथा एन टाइप। एन टाइप पहला है, इसमें ग्रुप 15 के माने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज मिलाया जाता है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज मिलाया जाता है। इम्प्योरिटीज माने होता है अशुद्धियाँ, तो पेंटावेलेंट अशुद्धियाँ मिलाया जाता है, डोपिंग के तत्वों को डोपिंग किया जाता है। डोपिंग का अर्थ है मिलाना। उसके बाद आता है यहाँ पर पी टाइप, इसमें ग्रुप 13 के तत्वों को मिलाया जाता है, यानी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज को मिलाया जाता है। नोट में आप लिख सकते हैं, एन टाइप की चालकता पी टाइप से अधिक होती है, जबकि एन सही है, एन टाइप की चालकता पी टाइप से अधिक होती है, माने एन वाला जो होता है ना वो उसकी चालकता पी टाइप से अधिक होती है। आ ताप में वृद्धि कल जाए तो अर्धचालकों की चालकता में वृद्धि हो जाला। ताप में वृद्धि कइला पर अर्धचालकों की चालकता में वृद्धि हो जाला, ठीक है। और क्या बोलते हैं, धातुक चालक में कमी हो जाला और आयनिक चालक में भी वृद्धि हो जाला, ठीक है। तो मेरे दोस्त ये था हमारा सॉलिड स्टेट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और सॉलिड स्टेट ख़त्म, ठीक है मेरे भाई, ख़त्म, दी एंड हो गया सॉलिड स्टेट का। अब भाई इसके अगले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव अगर आप देखना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव का पूरा खात्मा हम किए हैं, उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है मेरे भाई। और क्या बोलता है, इसके जस्ट अगर इसका आपको PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, जिसको नंबर को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं मेरे भाई। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।